नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम हिंदी वर्णों का वर्गीकरण या विभाजन देखेंगे। और इस वर्गीकरण या विभाजन के दो आधार हैं, स्थान के दृष्टि से और प्रयत्न की दृष्टि से, यानी स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। इससे पहली वीडियो में हम उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णों का विभाजन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रयत्न की दृष्टि से हिंदी वर्णों का विभाजन पढ़ेंगे। यानी वर्गों के वर्गीकरण के दो आधार हैं, पहला स्थान और दूसरा आधार है प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ है प्रयास या श्वास का कार्य। ध्वनि यंत्र या मुख विवर के विभिन्न अवयवों द्वारा ध्वनियों या वर्णों की उत्पत्ति में जो योगदान किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। मुख विवर के भीतर ध्वनियों के उच्चारण में प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ प्रयास करना पड़ता है वही प्रयत्न है। यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर माने भीतरी या अंदर का, बाह्य माने बाहरी प्रयत्न। इन दोनों का संबंध क्रमशः मुख विवर के भीतरी और बाहरी भाग से है। पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से वर्णों का विभाजन देखेंगे। मुख विवर यानी आस या वाग्यंत्र, वाग्यंत्र होता होठ से लेकर कंठ तक में होने वाले समस्त प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार पृथक पृथक हैं। यानी आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से स्वर के अलग वर्गीकरण हैं और व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार अलग अलग हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। यानी आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से हिंदी स्वरों का वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे। तो स्वरों का ये वर्गीकरण के कई आधार हैं। इनमें से पहला आधार है जीव के भाग के आधार पर। कुछ स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है, कुछ में मध्य भाग और कुछ में पिछन पीछे का भाग काम करता है। इस आधार पर ये स्वर तीन प्रकार के माने गए। यार इनके जीव के आधार पर तीन भेद हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अब देख, अग्रस्वर यानी जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा यानी जीव के सबसे अग्र यानी आगे के भाग से हो उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ई ई यानी दोनों ई और ए ऐ यानी दोनों ए, ऐसे ही स्वर हैं, इनको अग्रस्वर कहा जाता है। दूसरा है मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य यानी बीच के भाग से हो उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। यानी मध्य स्वर यानी बीच के भाग से उच्चारण किए गए। तो आ यानी केवल छोटा मध्य स्वर है। तीसरा पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के यानी जीव के सबसे पिछले यानी पश्च भाग से हो उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इसमें बड़ा आ और अर्धचंद्र अंग्रेजी वाला आ, उ उ दोनों उ, ओ औ यानी दोनों ओ, ये पश्च स्वर है। दूसरा आधार है जीव के उठने के आधार पर। तो स्वरों के उच्चारण में जीव के उठने से मुख विवर कभी सकरा हो जाता है तो कभी जीभ ऊपर उठ जाती है, अर्थात जीभ ऊपर तालु के काफी पास चली जाती है, और कभी जीभ नीचे हो जाती है। इस आधार पर स्वरों के चार भेद हैं। पहला है संव्रत यानी क्लोज। संव्रत का अर्थ है बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा बिना किसी प्रकार के रगड़ खाए ऊपर उठे और मुंह बंद सा हो जाए उन्हें संव्रत या बंद स्वर कहते हैं। तो ई और उ यानी दोनों ई और दोनों उ ऐसे ही स्वर वर्ण है। दूसरा है विव्रत यानी ओपन। विव्रत का अर्थ है खुला हुआ। विव्रत का अर्थ है खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के नीचे हो जाने से मुख खुला रहे, अर्थात जीव और मुख विवर के ऊपरी भाग के मध्य अधिक से अधिक दूरी हो जाए, उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं। आ यानी बड़ा आ ऐसा ही स्वर है। तीसरा है अर्ध संव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह संव्रत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है
उन्हें अर्ध समृत अथवा ईसत यानी थोड़ा समृत स्वर कहते हैं। तो ए ओ यानी छोटी ए और छोटा ओ ऐसे ही स्वर हैं, यानी अर्ध समृत स्वर हैं। चौथा है अर्ध विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत से थोड़ा कम तथा अर्ध समृत से थोड़ा अधिक मुंह खुलता हो उन्हें अर्ध विवृत अथवा ईशित विपरीत स्वर कहते हैं। आ औ यानी अंग्रेजी का बड़ा ए औ यानी बड़ी ए और बड़ा ओ, ये अर्ध विवृत स्वर हैं। तीसरा आधार है ओष्ठों यानी होठों की स्थिति के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठों या होठों की स्थिति के विचार से भी किया जाता है, क्योंकि किसी स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं, किसी स्वर के उच्चारण में ये संकुचित हो जाते हैं और किसी के उच्चारण में ये वृत्ताकार हो जाते हैं। इस आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं। पहला है वृत्ताकार या गोलाकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति वृत्ताकार अर्थात गोल हो जाए उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उ ऊ ओ औ यानी दोनों उ और दोनों ओ वृत्ताकार या गोलाकार स्वर हैं। दूसरा अवृत्ताकार यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ यानी होठ स्वाभाविक रूप से खुले या फैले रहें अथवा वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार नहीं हों उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। आ ई ऐ यानी दोनों आ दोनों ई और दोनों ए अवृत्ताकार स्वर है। तीसरा अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों यानी होठों की एक स्थिति आकृति पूर्णतया वृत्ताकार ना होकर के अर्धवृत्ताकार हो जाती है। औ यानी अंग्रेजी का अर्धचंद्राकार औ ऐसा ही स्वर है। तो तीसरा है, ये हुआ तीसरा। अब चौथा आधार है कंठ की मांसपेशियों की स्थिति के आधार पर, यानी स्वरों का वर्गीकरण कंठ की मांसपेशियों की स्थिति के विचार से भी किया जाता है। स्वरों का उच्चारण करते समय कभी हमारे कंठ की मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं, कभी वे शिथिल हो जाती हैं। इस आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, शिथिल स्वर और दृढ़ स्वर। अब देखना शिथिल स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ पिटक और चुबिक के बीच कंठ की मांसपेशियों में कोई तनाव उत्पन्न नहीं हो अपितु वो शिथिल ही रही आए उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं। तो ई उ यानी छोटी ई और छोटा ऊ शिथिल स्वर हैं। दूसरा दृढ़ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में कंठ पिटक और चिबुक के बीच कंठ की मांसपेशियां दृढ़ हो जाएं या कठोर हो जाएं, उनमें एक स्वाभाविक रूप से तनाव आ जाए, वे दृढ़ स्वर कहलाती हैं। ई उ यानी बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दृढ़ स्वर हैं। तो यहां तक हिंदी के स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से वर्गीकरण था। अगली वीडियो में हम आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। यहां तक के लिए धन्यवाद।